तो जो सेल बायोलॉजी, आज की क्लास में हम लोग सेल बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सेल बायोलॉजी में ये जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोगों की पूरी बॉडी है अगर, तो कभी कभी ज़रा कल्पना करिए कि वह कौन सी ऐसी छोटी चीज़ होगी, कौन सी ऐसी छोटी चीज़ होगी, छोटी से छोटी चीज़ जिससे हम लोगों की पूरी बॉडी बनी है। आप बड़े बड़े प्लांट को देखते हैं तो आप ज़रा कल्पना कर सकते हैं कि उस प्लांट का वह कौन सा ऐसा छोटा पार्ट होगा जिससे उस प्लांट का पूरा निर्माण हुआ होगा। तो जो सबसे बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, उस बेसिक यूनिट को, या कह लीजिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। यानी सेल एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जिसमें जीवन की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। जिस सेल के नीचे का कोई ऐसा स्टेज नहीं होता है जहां से जो लिविंग प्रोसेस जिसे आप कह सकते हो या लिविंग एक्टिविटी जो कह सकते हो, वो कर सकता है सेल के नीचे। तो सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे बेसिक यूनिट होता है। पहले थोड़ा सा सेल को डिफाइन किया जाता है, 2 लाइन लिखा जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, या ऐसे यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is the minimum organization of matter that is capable of all those processes we collectively refer to as life। इस लाइन को पहले समझते हैं कि सेल को डिफाइन, जो ये लाइन लिखा गया इसका मतलब क्या होता है। सेल का डिफिनीशन जो लिखा गया कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो सेल है, इस सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। यानी ये सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। इसके अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके आधार पर आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में यही अंतर है। वो सारी चीजें नॉन लिविंग होंगी जिसमें लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, जैसे डाइजेशन नहीं हो, रिस्पिरेशन नहीं हो, सर्कुलेशन नहीं हो, एक्सक्रीशन नहीं हो, फोटोसिंथेसिस या इस तरीके का अगर कोई प्रोसेस है वो सब नहीं अगर होता है, ये लाइफ प्रोसेस है, तो वो नॉन लिविंग है। अगर होता है तो वो लिविंग है। तो सेल के अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेस की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इससे कोई छोटी इकाई नहीं होती है जिसमें ये सारे लाइफ प्रोसेस पाए जाते हैं। तो इसी कारण से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना गया सेल को। अब देखिए, कहा जा रहा है कि सारे लाइफ प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं,
तो अगर सारे लाइफ प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं सेल के अंदर हैं, तो इसे हम मान सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सारे लाइफ प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं। पहली बात। अब एक चीज ऐसे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से सक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर आपस में सेल बने, पहले हम लोग इसके ऊपर वाले लेवल की बात करते हैं, फिर सेल के नीचे वाले लेवल की बात करते हैं। तो जैसे सेल का अगर सिमिलर या डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल अगर आपस में मिल जाए, लेकिन वो अगर वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, तो हम लोग जानते हैं कि वो टिश्यू बनाएंगे। ये टिश्यू बन गया। टिश्यू आपस में मिलेंगे तो इस तरीके से आर्गन बन जाएगा। आर्गन आपस में मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनेगा, और आर्गन सिस्टम अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये इंडिविजुअल बॉडी बन जाएगी, किसी की इंडिविजुअल बॉडी बनेगी। और कैसा इंडिविजुअल ये होगा? ये होगा मल्टी सेलुलर। ये कैसा होगा? मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सेल एक से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे। मल्टी सेल नाम ही है, मल्टी टर्म ही जोड़ा जाता है। मल्टी का मतलब होता है, जहां भी मल्टी टर्म जुड़ता है उसका मतलब होता है बहुत से। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो इसी अपने एक ही सेल माने ये यूनिसेलुलर कंडीशन में होते हैं, और उसी सेल के अंदर ही अपने सारे लाइफ प्रोसेस को करते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका पूरा लाइफ साइकिल एक ही सेल में बीत जाता है और सारे लाइफ प्रोसेस एक ही सेल में होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एक ही सेल से बना है तो ये सक्सेसिव डेवलपमेंट नहीं उसमें पाया जाएगा, और उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर ये सक्सेसिव डेवलप, अगर वो मल्टी सेलुलर बनना चाहते हैं, तो मल्टी सेलुलर अगर बनेंगे तो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आर्गन बनेगा, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनेगा, आर्गन सिस्टम से वो इंडिविजुअल बॉडी बनेगी, और वो मल्टी सेलुलर होंगे। तो ये सेल से इधर जो है वो सक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है, और जाकर के इंडिविजुअल की बॉडी बन रही है, यानी एक लिविंग सिस्टम तैयार हो रहा है। तो सेल भी खुद अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है, और जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनने की प्रक्रिया भी इसी सिंगल सेल से ही शुरू होती है। पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, और उस सेल डिवीजन से माइटोसिस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए, तो एक चीज ये हुआ कि स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे हो और चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, क्योंकि ये सेल ही आपस में मिलते हैं तो टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम और बॉडी बना इंडिविजुअल की मल्टी सेलुलर। और अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल में उसका काम चलेगा, तो उसका भी बेसिक यूनिट वही सेल है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो बेसिक यूनिट उसका सेल ही होता है। अब अगर इसके नीचे के डेवलपमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से, तो हम लोग जानते हैं कि सेल में अगर आप डिवाइड करो तो ऐसे सेल के 3 पार्ट होते हैं। सेल में क्या पाए जाते हैं? तो कहते हैं सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और अगर एक सामान्य सेल का आप स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे, तो ये सेल है, ठीक, इसके बीच में क्या होता है? तो इसके बीच में न्यूक्लियस है। ये अपने चारों तरफ से, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से हटी रहती है, या डिवाइड सेल को, जो बाउंडेड मेम्ब्रेन है जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट करता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो उसको सराउंडिंग से, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरे सेल को अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत सामान्य सा स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स दरअसल बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स ही बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन होते हैं, यानी कि हर सेल ऑर्गेनेल्स एक किसी न किसी एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे आप सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लीजिए, उसमें रेस्पिरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट का नाम लो, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से आप सेल ऑर्गेनेल्स, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स एक एक यूनिट ऑफ फंक्शन होता है, एक एक काम वो करता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, और जो इसका तीसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे तमाम सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में तो कहते हैं न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, केवल वही लिख रहे हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक, अब अगर सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन आप तीनों चीजों को मिला देते हो, इन तीनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो इनको हम लोग एक नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक नाम इनको दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। इनको एक नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर। यहां पर हमको प्रोटोप्लाज्म बताने की जरूरत नहीं थी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म यानी सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमैटिन थ्रेड, तो ये सभी पार्ट जितने हैं, ये सब जितने पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट बने होते हैं बायोमॉलिक्यूल के, बायोमॉलिक्यूल के, या इसी को बोलते हैं बायोमैटर। देखिए, कहा जा रहा है कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब बायोमॉलिक्यूल के बने होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उस सब में बायोमॉलिक्यूल सस्पेंडेड है। जो न्यूक्लियस का क्रोमैटिन थ्रेड है, या और जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो पार्ट होते हैं, ये सब बायोमॉलिक्यूल या बायोमैटर के बने होते हैं। और ये जो बायोमॉलिक्यूल या बायोमैटर होते हैं, अगर आप इनकी बात करते हैं तो इस जो बायोमॉलिक्यूल या बायोमैटर होते हैं, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तरीके से वाटर, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब इन सब का नाम क्या है, ये सारे बायोमॉलिक्यूल या बायोमैटर होते हैं। इनके एक और लेवल को अगर आगे बढ़ा जाए कि ये किसके बने होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जितने बायोमॉलिक्यूल हैं, जितने बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे बायोमॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब के बने होते हैं। यानी ये इनका एटॉमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये इनका एटॉमिक लेवल है। अब देखिए, ये इनका एटॉमिक लेवल है,
इनसे इनका मॉलिक्यूलर लेवल हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल से बायोमॉलिक्यूल और बायोमैटर है, मॉलिक्यूलर लेवल से ये सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब देखिए, ये जो बायोमॉलिक्यूल और बायोमैटर हैं, इनका आपस में ऐसा इंटरेक्शन होता है कि ये लाइफ प्रोसेस को शुरुआत करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लाइफ प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल ही सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को बनाते हैं सेल के अंदर, और जिसमें जीवन की शुरुआत होती है, लाइफ जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों को मिलाकर जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, कि मतलब ये जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार का मतलब क्या होता है? जीवन का फिजिकल बेसिस का मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग चीजें, देखिए बायोमॉलिक्यूल नॉन लिविंग चीज है, बायोमॉलिक्यूल नॉन लिविंग चीज है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमैटिन थ्रेड, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सबस्टेंस पाया जा रहा है, इनका अकेले एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब ये एक जगह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपने मिनिमम लेवल पर, जो यहां लिखा गया है, इट इज द मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने मिनिमम लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं, और मिनिमम लेवल पर ऑर्गेनाइज होने के बाद किसका मिनिमम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है? मैटर का, जो बायोमॉलिक्यूल है, इसका इनके मिनिमम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है मैटर का, और दैट इज कैपेबल ऑफ ऑल दोज प्रोसेस वी कलेक्टिवली रेफर टू एज लाइफ, जिसे हम लोग जीवन के नाम से जानते हैं, या जहां से आप ये कह सकते हो कि लाइफ की शुरुआत होती है। तो एक ये चीज आपको ये बतानी थी कि किस तरीके से सेल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और ये बीच का ऐसा ब्रिज है जो आप ये कह सकते हो कि सेल से चीजों को निकाल दो तुरंत नॉन लिविंग, और सारे चीजों को सेट कर दो तो सेल मतलब लिविंग चीज की शुरुआत होती है नीचे वाले चीजों को। ठीक है, तो सेल को इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे वाली चीजें नॉन लिविंग हैं, और इसीलिए उस नॉन लिविंग चीज को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरेक्ट करके लाइफ प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, लाइफ को उत्पन्न करते हैं सेल के अंदर। तो ये था कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, और सेल के ऑर्गेनाइजेशन से फिर अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा ऊपर की तरफ, तो कैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और खुद सेल किस तरीके से किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, और किस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे को इंटरलिंक्ड करती हैं। तो ये आपको बताए। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के बारे में, चूंकि सेल बायोलॉजी है तो हम लोग इसी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि सेल के अंदर क्या है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, एक एक करके हम लोग पहले ये देखते हैं कि सेल की कुछ हिस्ट्री जानते हैं, सेल थ्योरी जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पहले जाना जाए कि सेल को डिस्कवर्ड कौन किया। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ये डिस्कवर्ड किए सेल को। इन 1665 कहां पर? कार्क टिश्यू में जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, और ये कैसा था? डेड और नॉन लिविंग। ये डेड और नॉन लिविंग कार्क टिश्यू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इन्होंने सबसे पहले देखा। कार्क टिश्यू में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और उसको इन्होंने सेल का नाम दिया। बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने फर्स्ट
लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। इसके बाद से सेल की स्टडी चालू हुई। माइक्रोस्कोप, चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं सेल, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी को नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। माइक्रोस्कोप के जरिए इनके स्ट्रक्चर को देखा गया, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया और उसी आधार पर सेल की स्टडी करने के बाद स्लाइडेन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। हमने दो साइंटिस्ट अभी केवल बताए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले देखे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा। उसके बाद में स्लाइडन एंड स्वान ने पूरे सेल की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया और सेल की प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के बाद सेल थ्योरी दिए। सेल थ्योरी की जो मेन बात थी, पहला ऑल ऑर्गेनिज्म are made up of one or more cell. Cell is the basic unit of life, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा, न्यू सेल arise from pre-existing cells। ठीक है, न्यू सेल arise from pre-existing cell, मतलब नए सेल कैसे बनते हैं, जो पुराने सेल्स हैं। पहला आप बात समझ रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म और मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर वो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं तो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आपको बताए कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि सबसे बेस है, वहीं से स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का चाहे शुरू होता है और चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शुरू होता है, और सारे फंक्शन सेल के अंदर होते हैं। फंक्शन मतलब लाइफ प्रोसेस। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने नए सेल्स होते हैं वो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल उनसे बनते हैं। ये बात रोडोल्फ विर्चो ने कहा था अपने टर्म में, फ्रेज में, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब यही होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया था कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से जो सेल पाए जाते हैं उनसे बनते हैं। और कैसे बनते हैं, अभी आपको सक्सेसिव डेवलपमेंट में बताए कि एक सेल होता है तो उसके अंदर डिवीजन होता है। किसी भी सेल का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है। ठीक है, यानी सेल का जो विकास है वो एक निश्चित समय तक होता है। उसके बाद उस सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा। तब क्या होगा, एक अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट तक पहुंचने के बाद उस सेल में डिवीजन होता है। उस सेल में डिवीजन हो जाता है और वो एक से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सेल का ग्रोथ होता रहे तो वो बहुत बड़ा सेल नहीं बन सकता है। उसका एक लिमिट है और उस लिमिट तक जाने के बाद उस सेल का डिवीजन हो जाता है और एक से दो सेल बन जाते हैं। तो सेल डिवीजन ये बाद की चीजें होती हैं। सेल डिवीजन का मतलब ही होता है कि एक से दो सेल, या अगर मियोसिस होगा, माइटोसिस और मियोसिस, दो सेल डिवीजन होते हैं। एक में एक से दो सेल बनते हैं, दूसरे मियोसिस में एक से चार सेल बनते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन के द्वारा
कोई भी सेल अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है, और यही कारण है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी जीवन यानी लाइफ की शुरुआत यूनिसेलुलर कंडीशन से ही होती है। आप सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का माना जाता है। हम लोगों के बॉडी का निर्माण भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है जाइगोट का, और उस जाइगोट के सिंगल सेल के जाइगोट के में लगातार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, और उस डिवीजन के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यानी कि जितने भी, और जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट पहले से एग्जिस्ट करने वाले स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो कोई भी नया सेल पहले से पाए जाने वाले एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। अब कोई कहे स्पर्म ओवम किससे बनते हैं, तो स्पर्म ओवम जो माता पिता होते हैं उनके अंदर जो जर्म सेल पाए जाते हैं उनसे बनते हैं। तो देखिए ये सिलसिला चालू है। जाइगोट पुराने माता पिता के सेल से जो जर्म सेल होते हैं उनसे मेल और फीमेल गैमीट बना, फिर मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता, तब जाइगोट बनते हैं। तो जो पुराने सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से नया सेल बना, और उस नए सेल से नए बॉडी का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गेनिज्म का इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए कहा गया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये चीज स्लाइडन एंड स्वान की सेल थियरी थी। पूरे सेल की प्रॉपर्टी को इन्होंने पढ़ा था, और सेल की प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद रोडोल्फ बिर्को जो थे विर्चो, इन्होंने भी सपोर्ट किया इस थ्योरी को, और ये 3 मेन पॉइंट इसमें दिए गए। ठीक, इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल देखिए, सेल को कुल मिलाकर पहले 2 कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये 2 तरीके के हो गए, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब ये जितने यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कौन? प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये यूकैरियोटिक सेल हो गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ते चलते हैं और इनका डिफरेंस लिखते चलते हैं। जैसे हम इनके कैरेक्टर की बात पहले कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं। इनका जो नहीं है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर का मतलब सामान्य, जो प्रिमिटिव की हिंदी होती है, मतलब सामान्य रूप से अगर समझना है तो प्रिमिटिव को कहा जाता है आद्य। मतलब अगर जो इवोल्यूशन हुआ उस इवोल्यूशन में अगर कोई चीज पहली बार बनती है, ठीक है, पहली बार बनती है तो उसे हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। तो जैसे प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहले प्रोकैरियोटिक सेल बने, साधारण सेल बने, सिंपल सेल बने, और फिर उनमें जो डेवलपमेंट हुआ उससे वेल डेवलप्ड या एडवांस टाइप के यूकैरियोटिक सेल बने। तो जो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ये वेल डेवलप्ड। दूसरा कैरेक्टर अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट।
ओनली DNA is found on this place, on this place। ठीक है, इसके जगह केवल DNA पाया जाता है, which is in contact with साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। तो ये समझिए, इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग न्यूक्लियस ना कह करके क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड। यानी न्यूक्लियस के जगह पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है। और न्यूक्लियाइड का मतलब क्या है कि इसमें केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट है, डीएनए केवल पाया जा रहा है, और जो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। और यहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब वेल डेवलप्ड का मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, डीएनए, और साथ साथ क्या, हिस्टोन प्रोटीन। वेल डेवलप्ड का मतलब एक चीज और समझिए, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों पाए जाते हैं। आगे हम लोग इसका डिटेल जानेंगे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर केवल डीएनए लिखा गया है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। तीसरा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो यहां होता है वो इंटरनल मेम्ब्रेन के द्वारा बनता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, वो इंटरनल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप ऐसे लिख दो, मेम्ब्रेनस। ठीक है, मेम्ब्रेनस जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है, ये मेम्ब्रेनस होती है। ठीक, और मेम्ब्रेनस का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, जो भी आप कहते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यहां पर बाई माइटोकॉन्ड्रिया, बाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कहीं कहीं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के रूप में मीजोसोम्स भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में मीजोसोम्स कहते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं ऐसे। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं, 70S राइबोसोम, 70S। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, आगे हम लोग डिटेल इसको पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट या रेयर, या तो नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत रेयर होता है। और यहां साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज फाउंड। ठीक, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यहां पाया जाता है। सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल में भी पाया जा सकता है एंड हैव कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन।
और यहां पर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्लांट में पाया जाएगा, इन एनिमल सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम लोग न्यूक्लियर या हेरिडिटरी मैटर की बात करें, हेरिडिटरी मटेरियल, तो यहां सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और यहां डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से कुछ हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कुछ डिफरेंस देखे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंस। न्यूक्लियस जो कि यहाँ न्यूक्लियाइड के रूप में होता है, यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के रूप में होता है। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है मेम्ब्रेनस होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एब्सेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, लाइसोसोम की बात किया जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। वैक्यूल की बात किया जाए तो वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल, उसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, कुछ मेन डिफरेंस हम लोग लिखे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। फ्लैजिला की अगर बात कर लिया जाए, फ्लैजिला या सीलिया क्या होते हैं? ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, में भी प्रेजेंट पाया जाता है, और जो फ्लैजिला है वो 9+2 के अरेंजमेंट में नहीं होता है। 9+2 का मतलब ये होता है कि दो सेंट्रल फाइब्रिल सराउंडेड बाई 9 डबलेट फाइब्रिल, इस तरीके को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट है, दो ऐसे पेयर्ड सेंट्रल फाइब्रिल हैं और उसके बाद में डबल फाइब्रिल, इनको ऐसे 9 घेरे रहते हैं, ऐसे 9। तो इसी को कहा जाता है 9+2। तो आप लिख सकते हो फ्लैजिला में भी ठीक है, और बट डू नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट, डू नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट। और यहां पर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+2 अरेंजमेंट। एक चीज देखो, जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें पाया जाएगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल पहले लिख लो यहां, बैक्टीरिया प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल में सभी प्लांट और एनिमल्स, इन दोनों को छोड़ करके, बैक्टीरिया और एल्गी को छोड़ करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को, जितने प्लांट और एनिमल होते हैं ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख सकते हैं। जो लिखा गया उसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये प्रिमिटिव है, न्यूक्लियस के जगह न्यूक्लियाइड है, कोई स्पेशल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं पाया जाता है, केवल 70S राइबोसोम है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें सेल वॉल पाया जाता है। हेरिडिटरी मटेरियल सर्कुलर डीएनए होता है जो सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, ठीक। और उसके बाद में फ्लैजिला पाया जाता है, जो हो सकता है फ्लैजिला पाया जाए या ना भी पाया जाए, लेकिन वो 9+2 अरेंजमेंट का नहीं होगा, ये क्लियर है। और बाकी ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये वेल डेवलप्ड होती है। इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में